1 किलोग्राम एक वेट, एक पत्थर है ना सर। 1 किलोग्राम क्या एक पत्थर है। हम किलोग्राम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मास की पैमाइश के लिए। किसके लिए? और जब आप किसी मास की या किसी भी चीज की पैमाइश करते हैं तराजू की मदद से, एक तरफ में हम वेट रखते हैं और दूसरी तरफ वो चीज रखते हैं जिसको आप तौल के हिसाब से लेना चाह रहे हो। तो आप बोलोगे ये बात भी हम बचपन से जानते हैं। अब अगर मैं, कल मैंने मिसाल के तौर पे भी बताया था कि मिसाल के तौर पे मैंने 2 किलो चावल लिए, तो यहाँ पे 1 किलो वाले पत्थर कितने आएंगे? 2 आएंगे। कितने पत्थर आ जाएंगे भाई? 2 आ जाएंगे। ठीक है। अब 2 पत्थर आए और ये कितना ग्राम? 2 पत्थर मतलब 1-1 किलो वाले 2 हुए, तो कितने ग्राम हो गया? 2000 ग्राम। 2 किलोग्राम को या 2000 ग्राम बोलो सर, बात क्या है? एक ही है। अब ये चावल हो गए 2000 ग्राम। अब मैंने क्या किया, मुझे शौक हुआ मैं जाके चेक करवाऊं ये चावल 2000 ग्राम है कि नहीं। तो मैंने जाके चेक करवाया, और ये बात मैं जो बता रहा हूँ ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है। जो मैं कहानी सुना रहा हूँ ये पाकिस्तान की नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान में जाके जब हम चेक कराएंगे तो कम निकलने का चांस है, ज्यादा नहीं निकलेगा। बाहर दुनिया में हो सकता है गलती से ज्यादा आ जाए। तो बाहर किधर ये काम हो रहा है, तो जब उसने चावल को जाके तोला तो पता लगा कि भाई ये आया है, उधर शो 2000 ग्राम ही कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये आया कितना ग्राम है? 2010 ग्राम। कितना ग्राम आया सर? 2010 ग्राम। इसको किलोग्राम में लेके जाने, कैसे लेके जाएंगे? तो हमने पढ़ा था मैट्रिक में, ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से क्या कर देते हैं? तो डिवाइड किया, तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया कितना? 2 पॉइंट। सबसे पहले तो आप ये बोलोगे सर एक बात बताएं, आप जो बोलते रहोगे हम सुनते रहेंगे और कुछ कहेंगे भी नहीं। मैं समझ रहा हूँ आपके दिल से ऐसी आवाजें आ रही हैं कि हमने चावल तोले 2 किलो, जब आप लेके गए किसी दूसरी जगह पे तो उसने कितने दिखाए? 2010। जब लेके गए थे तो कितने थे? यानी सर क्या चावलों की 2 दफा पैमाइश की? हाथों से की, इसकी मदद से, बैलेंस की मदद से, फिजिकल बैलेंस की मदद से, तराजू की मदद से की। यानी सर 2 तराजू इस्तेमाल हुए हैं। 2 तराजू इस्तेमाल हुए, एक से पहले पैमाइश की और एक से पहले पैमाइश की, एक से बाद में की है। इससे जब पैमाइश की 2 पत्थर इसे रखे हुए थे, इसने बताया भाई कितना ग्राम बना, क्योंकि इसके ऊपर सर ये 1 किलो का पत्थर था और ये भी। दूसरे तराजू पे जाकर रखा। मैं बता रहा हूँ हुआ क्या है, यही वो कॉन्सेप्ट है जो खराबी है जो मैं बता रहा हूँ। और अगर आप में से कोई किसी के बड़ों की, वालिद साहब की या बड़े भाई की दुकान हो गोल्डन मार्केट की तरफ या किसी दूसरी तरफ अच्छी जगह पे, अच्छी मार्केट में, तो उधर एक चीज होती है, उधर ये होता है जो पुराने तराजू होते हैं ना, उनके जो पत्थर हैं वो वक्त गुजरने के साथ तब्दील करते हैं। ये जो वेट होते हैं इनको क्या करते हैं हर एक साल बाद, क्योंकि मैं तो शॉप पे बैठता था इसलिए मेरे को तो उस वक्त ही समझ में आया था, हर 1-1.5 साल बाद एक इदारा बनाया हुआ है जो कि आता था, पुराने पत्थर ले जाता था और नए पत्थर। मैं ये समझता था कि आम आदमी यही समझेगा भाई वो पुराने वाले में मिट्टी वट्टी लग जाती थी, नहीं आते थे ऐसे शाइन मार रहे होते थे। हम बोलते थे अच्छा हो सकता है नए पत्थर दिखने में डाडो सुठो लगे तो यानी अच्छे लगते हैं इसलिए लेके आ रहे हैं, जबकि ये वजह क्या वजह है तो अपनी जरा उसको समझते हैं क्या होता क्या है। तो सादी सी बात यह है सर कि यहाँ पर एक पत्थर हमने यहाँ पर, एक पत्थर यहाँ पर, ठीक है, रखा था और यहाँ पर चावल थे। तो अब हमने देखा सर कि ये पलड़ा ऊपर है और ये थोड़ा सा भी नीचे, कहाँ है? इसका मतलब ये अभी भी भारी है और ये अभी भी। फिर हमने एक छोटा पत्थर इसके अंदर डाला कितने ग्राम का, तो अब ये दोनों क्या हो गए? बैलेंस हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। ये जो 2 पत्थर इस्तेमाल किए ना ये बिल्कुल सही है। इन्होंने जो पैमाइश करके दिए वो कैसी पैमाइश करके दिए? एक्यूरेट। ये जो 2 पत्थर थे ये सही नहीं थे, इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर था। क्या था? अभी मैं बता रहा हूँ कैसे एरर था, क्यों आया एरर, क्या हो गया। उससे पहले मैं आपसे एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ जिसके बारे में आपने पढ़ा था 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन, और मजीद डिटेल में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4
पी ब्लॉक एलिमेंट, और चैप्टर नंबर 5 डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे कि सर अगर एक मेटल है, अगर हमारे पास क्या हो, एक मेटल हो, या थोड़ी देर के लिए सोचें, हमने एक स्टील का बर्तन लिया, ये सब लिया, उसको एक जगह रख दिया, कहीं भी यहीं यहीं पे रख दिया, घर में कहीं पे भी रख दिया, स्टील का बर्तन लिया, उसको घर पे कहीं पे भी रख दिया, 10 साल बाद आए, कितने साल बाद आए, 10 साल बाद आके देखा, किसी स्टील के बर्तन को नहीं छेड़ा, हमने देखा, दोबारा हमें क्या मिलेगा, वहां पर स्टील का बर्तन मिलेगा। बताओ ऐसा ही होगा जैसा पहले था, या कुछ सर मट्टी वट्टी लग गई होगी, मट्टी वट्टी साफ कर दी, और कुछ बोलो बोलो, क्या लग चुका होगा सर, इस स्टील को रस्ट लग चुका होगा, ये स्टील कोरोटेड हो गया होगा, इस स्टील को क्या लग चुका होगा, जंग लग चुका होगा। सही है, ऐसा ही है ना सर, स्टील एक मेटल है, मेटल भी पढ़े है ना, मेटल की अगर हम बात करें, कभी आपने ये सोचा है कि भाई गोल्ड सबसे महंगा, हम जानते हैं दुनिया के अंदर सबसे महंगी चीज क्या है, गोल्ड, मेटल्स में, लेकिन उससे भी महंगी एक चीज है, डायमंड। वो तो आप कह सकते हो, लेकिन डायमंड हर अलग अलग किस्म के ना भाई, डायमंड भी तो एक किस्म का नहीं है, गोल्ड तो सारा एक ही किस्म का होता है भाई। आप बोलोगे नहीं सर वो मोटा वाला होता है तो ऐसा वाला होता है, भाई वो आप उसी के अंदर मिलावट कर रहे हो तो वो दूसरा 2 नंबर बन रहा है ना, ओरिजिनल गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो महंगा है, जो मेटल है, वो है यूरेनियम। इसके बारे में भी इंशाल्लाह ताला हम डिटेल में पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, कि क्यों यूरेनियम उससे भी महंगा है, बहुत महंगा है, इतना सा यूरेनियम कांट इमेजिनेबल। इसकी कॉस्ट लास्ट टाइम सेकेंड ईयर में क्लास ली थी, जैन से स्टैटिस्टिक्स हमेशा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन बात अरबों में जा रही थी, 1 किलो तो अरब तक जा रहा था, बहुत महंगा था। फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। खैर, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, आम मेटल्स में अगर हम बात करें तो गोल्ड ही महंगा क्यों है, बाकी क्यों नहीं महंगे हैं? तो सर गोल्ड को जंग लगता, या अगर आपको किसी ने गोल्ड कह के चिपका दिया या आप लेके आकर उसको क्या लग गया जंग, तो फिर वो क्या नहीं है, यही तो एक फर्क है सर, जो उसको क्या बना रहा है, गोल्ड बना रहा है, तो गोल्ड को जंग लगता, बाकी जो मेटल्स हैं उनको आसानी से क्या लग जाता है सर, जंग लग जाता है। तो स्टील के अंदर बड़ी मात्रा में, मैक्सिमम क्वांटिटी में, अबंडेंट क्वांटिटी के अंदर जो चीज होती है वो लोहा होता है और वो आयरन होता है, Fe। सही है, हमने देखा सर ये जो पहले हम स्टील छोड़ के गए थे वो कैसा था, और जो बाद में हमें मिल रहा, हमने कुछ नहीं किया, हम तो छोड़ के चले गए, लेकिन इसकी हालत क्या हुई है सर, चेंज हुई है। ये केमिस्ट्री है सर, क्या मटेरियल ने अपनी स्टेट, अपनी कंडीशन, अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। आप बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो, मुझे बताना पड़ रहा है, केमिस्ट्री की बातें भी मेरे को बतानी पड़ रही है, तो मैं अपने टॉपिक तक नहीं जा सकता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि सर सादी सी बात, ये लोहा था, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन हुआ था, हमने ये रिएक्शन भी बैलेंस इक्वेशन में कहीं ना कहीं पढ़ा था, और 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16, अब तो 9 में आगे हो गए, जब आप लोग 9 में थे तो पूरी की पूरी 9 के चैप्टर्स थे, तो उसमें सर हमने पढ़ा था FeO2 के साथ मिलता है और बनाता है Fe2O3, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, चेक कर लेना ये इक्वेशन क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई है। ये वो लोहा या वो स्टील था जिसको हम खुले माहौल में छोड़ के चले गए, तो जब खुले माहौल में छोड़ के चले गए, क्या वहां पे हम सांस ले सकते थे? तो वहां पे कौन सी गैस मौजूद थी, ऑक्सीजन गैस ने उसके साथ क्या किया, केमिकल रिएक्शन किया और क्या बना लिया Fe के साथ Fe2O3, जो कि असल में क्या है, जंग है। Fe2O3 असल में क्या है सर, जंग है। अब मुझे एक बात बताएं, स्टील तो यहाँ पे अपनी जगह था, जो मटेरियल था, अगर ये जितना लिया था उतना था, जी सर, उसी स्टील के साथ और कौन आ गया उसके पास, ऑक्सीजन। तो अब जो रस्ट वाली चीज आई है, इसके अंदर स्टील का पार्ट भी है, और साथ ही भाई अगर हम सोचें, अच्छा जंग भी जो लगता है वो किस हिस्से पे लगता है, ये जो हम रेग माल लेके आते हैं और पिसाई करते हैं, तो पिसाई करते हैं तो जो जंग वाला पार्ट होता है उसको क्या कर देता है, हटा देता है, तो नीचे दोबारा क्या होता है सर, वो स्टील का पार्ट होगा।
कहने का मकसद ये है सर, जो ऊपर की लेयर थी उस पूरी लेयर ने किसके साथ रिएक्शन कर लिया, क्या बना दिया, Fe2O3। तो अब Fe2O3 के अंदर इसका हिस्सा तो है, साथ ही इसका हिस्सा है। तो अब जो चीज आपके पास जो रस्ट लगा हुआ है, अब जो पहले स्टील था और अब जो स्टील है, उसके अंदर स्टील भी है और ऊपर साथ में क्या है, रस्ट भी है। यानी क्या उस रस्ट का कोई मास होगा, क्या उस रस्ट का कोई मास होगा, जी सर होगा। तो रस्ट उस जो आपका स्टैंडर्ड है, जो वेट था, उसके मास को क्या कर देगा। ये मैंने एक रिएक्शन बताया, लाजमी नहीं है कि सिर्फ यही रिएक्शन हो, ये तो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है। केमिकल्स के अंदर बहुत सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ। तो अगर वक्त गुजरने के साथ मेरे इस वेट को जो मैंने माना हुआ है ये वो ना रहे, बल्कि क्या हो जाए, बोलो ना भाई, बल्कि क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अगर ये चेंज हो जाएगा सर, अगर ये हमने जितना माना है चेंज हो गया, तो इसका मतलब अब आप इसको जो मान के चल रहे हो ये तो वो है, अब जो आप पैमाइश करोगे वो सही आएगी गलत आएगी, वो तो गलत आएगी। तो टेक्निकल बात क्या है, स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, जिसको मान के पैमाइश करो उसको ऐसा होना चाहिए कि गुजरते हुए माहौल के साथ वो अपनी हालत चेंज ना करे, वो अपनी हालत चेंज। इसी चीज के ऊपर कल हमने डिफाइन किया था किसको, 1 मीटर को। तो इसी चीज के ऊपर डिफाइन करने की कोशिश की है बोर्ड ने, लेकिन हुआ नहीं है। अलबत्ता ये जो इसकी डेफिनेशन है ये बनाई गई है सन 1800 के करीब, 1870-80 के करीब। जो डेफिनेशन अभी मैं बता रहा हूँ 1 किलोग्राम की, अलबत्ता सन 2019 में, सन 2019 में यानी आज से तकरीबन 2 साल पहले एक न्यू डेफिनेशन आई है किसकी, 1 किलोग्राम की। आपने वो नहीं लिखनी है, मैं जैसे आपको उसका थोड़ा आइडिया दूंगा कि वो डेफिनेशन अब जो बातें मैंने आपको बताई है उस स्टैंडर्ड के असूल को क्या करती है सर, पूरा करती है। समझ में आ रही बात। पुरानी डेफिनेशन क्या थी, पुरानी डेफिनेशन में ये था, एक और अच्छा मेटल इस्तेमाल किया, उसका नाम है प्लेटिनियम। आपको पता है ये प्लेटिनियम, टाइटेनियम आपने अक्सर सुना होगा अगर एक्सीडेंट वगैरह हुआ। पहले ये बताओ, जंग इंसान की सेहत के लिए अच्छा है बुरा है? बड़ी खतरनाक चीज है, जंग जहर है। या कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, मेरे एक दोस्त से उसकी टांग वगैरह टूटी, तो आपने अक्सर सुना होगा टांग में राड लगी है, सुना है कभी? टांगों में क्या लगी है सर, ये रॉड। आप प्लास्टिक की लगाओगे, प्लास्टिक की लगाओगे तो मजबूती नहीं होगी इतनी। भाई ये पूरे बंदे का वजन आपके ऊपर अगर 80 किलो भी डाल दिया जाए तो आपकी टांग यूं करके टूट जाती है। मजदूर हमारे भाई दोस्त काम नहीं करते हैं, तो इसको क्या होना चाहिए सर, मजबूत होना चाहिए। तो खुदा ताला की फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अगर हम गौर करके देखें तो इंसान की बॉडी के अंदर अगर ये पार्ट्स हम अलग से लेने के लिए जाएं तो पता लगता है कि भाई ये कितनी कीमती चीज है। टाइटेनियम एक ऐसा मटेरियल, इससे भी जंग लगता है 20-30 साल बाद जाके, क्योंकि भाई ये जब बॉडी के अंदर जाएगा, जहां पर जाके लगेगा हड्डी की जगह पे, तो उसके आसपास किसका फ्लो होगा, उसके आसपास कुछ नहीं होगा, ब्लड का फ्लो तो होगा ना भाई। ऐसे खाली पड़ा हुआ है बस तुम जाकर उधर बैठ दो, यही होगा भाई। बॉडी के अंदर पूरा ब्लड का फ्लो होता है, तो ये फ्लो होगा तो लिक्विड उसके साथ अटैच होगा, तो उसको अच्छा मटेरियल होना चाहिए। और अगर वो जंग हो जाए तो ये तो वही है कि आपने खुद जहर अपने पेट के अंदर रख दिया है, आपने खुद जहर। तो ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो कि लेस कोरेटेड हो या कोरोशन रेजिस्टेंस हो उसके अंदर, मतलब जंग की मुखालफत करे, ठीक है। तो उनमें पहले नंबर पे गोल्ड है। तो आप बोलो सर गोल्ड की रॉड क्यों नहीं डाल देते, गोल्ड और महंगा पड़ जाएगा भाई। इतनी सी एक बाली लेने के लिए जाते तो वो 80,000 लाख की, तो पूरी रात डाल दो, आप डाल दो, मेरा क्या जाता है भाई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सबसे अच्छा करंट भी किससे गुजरता है, गोल्ड से, तो डालो गोल्ड फिर। इधर पाकिस्तानी आपको पता है ढक्कन वक्कन कुछ नहीं जोड़ रहे, सारे आगे पीछे हो रहे, वो लोहा निकाल के उसमें से करते हैं यूं, आप निकाल के दे दो। लेकिन क्या है सर, महंगा पड़ेगा हमें, वेरी एक्सपेंसिव है ना। मैं ये बता रहा हूँ, तो एक मटेरियल इस्तेमाल किया प्लेटिनियम, और उसके साथ एक और मटेरियल लिया, उसका नाम है, बुक ने जो डेफिनेशन की है उसका नाम क्या है, इरिडियम। ये तो ऐसे मटेरियल है जो कि एनवायरनमेंट के अंदर, माहौल के अंदर जब इन्हें एक्सपोज किया जाता है यानी रखा जाता है, तो माहौल के साथ इतनी आसानी से रिएक्शन करते हैं, बोलो भाई, नहीं है।
तो प्लेटिनियम इरिडियम इन दोनों को मिला के एक चीज बनाएंगे। एक और बात आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 9 केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, पेरियोडिक टेबल पढ़ा था। जी सर, क्या पेरियोडिक टेबल में स्टील नाम की कोई चीज है? पेरियोडिक टेबल में स्टील नाम की कोई चीज, तो ये कहां से आया सर स्टील? स्टील क्या है सर? एलॉय है। स्टील क्या है? इसके बारे में भी सर शकील ने 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 में बताया था। मैं ही सर शकील हूँ, याद है? तो वो जो एलॉय है, एलॉय किसे कहते हैं सर? जब दो या दो से ज्यादा मेटल मिक्स होके एक नई चीज बना लें। अब वो मिक्स करने के तरीके भी फिर दो थे, फिजिकल मेथड था, केमिकल मेथड था। हम मिक्सिंग का मतलब ऐसा नहीं कि ये एक मेटल ये ऐसा मिक्स हुआ ये एलॉय, ऐसे मिक्स नहीं होंगे। इसको पूरा पिघलाएंगे, इसको पूरा पिघलाएंगे, फिर पिघला के अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसे क्यों अच्छे मिक्स नहीं हो रहे और वैसे क्यों हो रहे? तो सर जब चीजें लिक्विड होती है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप होता है, तो जब गैप होता है तो चीजें आसानी से क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है। इसके बारे में भी पढ़ा था 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे फर्स्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, उसका नाम भी क्या है सर? स्टेट्स ऑफ मैटर। अलबत्ता हाथी के दांत दिखाने के हो रहे हैं, खाने के हो रहे हैं। मतलब ये है कि 9 केमिस्ट्री वाला चैप्टर 6 तो था, बस ऐसे ही किया निकल गया। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सब समझ ले, सबसे बड़ा चैप्टर ही चैप्टर 2 है, बहुत बड़ा चैप्टर है। खैर मैं ये कह रहा हूँ, ये प्लेटिनियम इरिडियम का एलॉय लिया और प्लेटिनियम इरिडियम का एलॉय का भी हमने लिया है क्या? सिलेंडर। क्या लिया है? ये सिलेंडर क्या होता है? जो समझ में आए बोल रहे। मैं चाहूँ इन सब चीजों को डायरेक्ट भी स्किप करके जा सकता हूँ। सिलेंडर जो समझ में है, गैस का सिलेंडर होता है ना सर, क्या ये एक सिलेंडर की शक्ल है? जी सर। सिर्फ ये फर्क है सर, वो जरा फूला हुआ होता तो गोल ही है ना। एक पाइप भी क्या है? सिलेंडर। अगर उसको दोनों जगह से बंद कर दिया जाए, ये भी क्या है? पाइप है ना, पाइप है ना, ठीक है। यूं करके अगर ये हमारे पास कोई शेप है तो इसे कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं? सिलेंडर के पास दो एरिया होते हैं, एक होता है कर्व एरिया, ये कहलाता है कौन सा एरिया? और ये कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि इधर क्या बन सकता है? क्रॉस बन सकता है। तो इधर भी क्रॉस वाला एरिया होता है और बीच में कौन सा एरिया होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है। तो इस शेप को क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। तो एक सिलेंडर लिया किसका? प्लेटिनियम इरिडियम के एलॉय का। इसी का क्यों लिया? ऐसा मटेरियल है जो आसानी से चीजों के साथ रिएक्शन करता, लेकिन कुछ ना कुछ 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद या 100 साल बाद भाई कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा ना। बिल्कुल थोड़ा सा फर्क आया, और वो आया भी है। उन्होंने बताया कि जब से बना है उसके 100-120 साल बाद, अब जब इसको देखा गया स्टैंडर्ड उससे, इसके हिसाब से आपने तमाम मासेस की क्या की है? पैमाइश। और आप कह रहे हैं 100-120 साल बाद ये क्या हो गया? थोड़ा सा। कितना चेंज हुआ? कितने की तब्दीली आई? 50 ग्राम की नहीं, माइक्रोग्राम की। मैं ये बता रहा हूँ, बात किधर से किधर निकल जाएगी, आगे पीछे घुमा रही रहा हूँ। देखो सवालों पे सवाल बनाता जाऊंगा, इतना डेप्थ में पूछेगा नहीं, लेकिन जस्ट समझाने के लिए स्टार्ट है। फंडामेंटल अच्छी कर लोगे तो आगे हमें आसानी होगी। सादी सी बात है सर। एक प्लेटिनियम इरिडियम का हमने क्या लिया? सिलेंडर। सिलेंडर पाइप नुमा शक्ल में, प्लेटिनियम और इरिडियम का है। तो अगला सवाल ये पैदा होता है सर, वो कुछ ना कुछ चौड़ा भी होगा और कुछ ना कुछ उसकी क्या होगी? हाइट होगी। ये कहलाएंगी उसकी डायमेंशंस। क्या कहलाएंगी? एक ये डायमेंशन है, इधर क्या बन रहा है? सर्कल। क्या बन रहा है सर? सर्कल, यानी गोल चीज बन रही है। और गोल चीज में हमने पढ़ा था स्कूल में, मैथ में पढ़ा था हमने, सब सकलाइन ने हमें बताया था कि ये जो गोल चीज है, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला क्या कहलाता है? डायमीटर। क्या कहलाता है सर? डायमीटर। तो ये इसका क्या कहलाएगा? डायमीटर, ठीक है। और ये इसकी हाइट कहलाएगी। तो ये दोनों इसकी बनेंगी डायमेंशंस। तो लाजमी सी बात है सर, अगर आप बड़ा प्लेटिनियम और इरिडियम का पीस लोगे तो उसका मास क्या आएगा? ज्यादा। छोटा लोगे तो उसका मास क्या होगा? तो हमने क्या किया? प्लेटिनियम इरिडियम का एलॉय लिया, एक सिलेंडर लिया, और कितनी बाय कितनी डायमेंशन का? 3.9 सेंटीमीटर और 3.9 सेंटीमीटर की डायमेंशन का। क्या मतलब इसका? ये समझते हो 1 सेंटीमीटर कितना होता है? स्केल देखें, इमेजिन करें, इमेजिन आपके पास स्केल है, हमारे पास स्केल मौजूद है।
स्केल में ये कितना है, 0 सेंटीमीटर, ये 1, ये यहाँ पर 4, ऐसा ही है, ये 4 नहीं है, 4 से एक लाइन पहले क्या है सर, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसकी ये वाली डायमेंशन, और यहाँ से लेकर यहीं तक इसकी दूसरी डायमेंशन। तो ये क्या बन गया, एक सिलेंडर, किसका, प्लेटिनियम इरिडियम एलॉय का। और हमने इसे फर्ज कर लिया, उससे पहले किलोग्राम नाम की कोई चीज होती, ये तकरीबन 1880 के करीब की बात है। उससे पहले भी लोग नाप तोल के लिए चीजें लेते थे, लेकिन उससे पहले और भी सिस्टम, एक सिस्टम जो कि पूरी दुनिया में बहुत पहले से इस्तेमाल होता है लेन देन के लिए, उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम नहीं, ठीक है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था, पुराने जमाने में आपने सुना होगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो चीजों का लेन देन करते थे। भाई एक बंदा, अब उसके पास भैंस है, ठीक है, तो उसके पास दूध की मिकदार क्या है, ज्यादा है, ठीक है, अब वो घर वालों को दूध पिला रहा है, और भाई घर वाले भी बोलेंगे बस बहुत दूध पी लिया, अब हमें रोटी खानी है, क्या करनी है। और एक बंदा जिसके पास खेत है, खेत में फसल है, फसल में क्या है, गंदुम, वो गंदुम घर वालों को खिला रहा है, घर वाले भी बोल रहे हैं भाई रोज गंदुम नहीं चलेगी, कुछ नई चीज भी लेके आओ। तो उसके पास गंदुम ज्यादा होगी, इसके पास, किसी के पास कुछ ज्यादा, किसी के पास कुछ ज्यादा। मैं ये बता रहा हूँ, तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, चीजों का लेन देन होता था। आपने ये चीज दी, इसके बदले में आपको इतना ये दे रहे हैं, फिर आप उसमें आप बार्गेनिंग उसमें होती थी। आजकल तो बार्गेनिंग इसमें होती है ना कि भाई ये 500 का नहीं है, 300 का चाहिए, ये वो। उस वक्त बार्गेनिंग क्या होती थी, ये दिया भाई मैं इतना नहीं दूंगा, ये कम दूंगा, नहीं थोड़ा बहुत आप ज्यादा करें, ये वो फलाना ढिमकाना। पहले बार्गेनिंग ऐसे होती थी। फिर ये बाद में तो खैर ये नोटों का और सोने का सिस्टम आया। तो 3.9 सेंटीमीटर बाय 3.9 सेंटीमीटर की डायमेंशन का ये सिलेंडर होगा। डेफिनेशन लिखो है, जिस मुल्क के अंदर ये काम हुआ उसका नाम है सर फ्रांस। ये जो जहाँ पे फर्श किया गया और जहाँ पे ये पीस पड़ा हुआ है, ये एक सिलेंडर का पीस है ना, पड़ा हुआ है सर फ्रांस में। तो सेंटर हेडिंग 1 किलोग्राम, साइड हेडिंग डेफिनेशन लिखेंगे उसमें, a piece of या a cylinder of 3.9 centimeter multiplied by 3.9 centimeter dimension cylinder of 3.9 centimeter multiplied by 3.9 centimeter dimension किसका an alloy of platinum and iridium. कंसीडर, इसको मान लिया हमने, क्या नाम ले दिया प्यार से, बोलो भाई क्या मान लिया, कितना किलोग्राम, 1 किलोग्राम मान लिया सर। कंसीडर टू बी एज हाउ मच, 1 किलोग्राम। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, वैसे ऐसी एमसीक्यू पूछनी नहीं चाहिए कि भाई ये सिलेंडर कहाँ पड़ा हुआ है, पड़ा होगा भाई किधर ना किधर पड़ा होगा, उससे क्या लेना देना, लेकिन पूछ लेते हैं। तो एक सेंटर है पेरिस के करीब, फ्रांस का जो दारुल हुकूमत है वो क्या है, पेरिस। पेरिस के अंदर एक सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ वेट एंड मेजर्स के नाम से, जहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं पुराने दौर की भी। तो वहां पर ही इसको भी, अच्छा इसको जो रखा गया है वो ऐसा नहीं रखा गया, आप समझ रहे होगे कि सर ये सिलेंडर बस यूं पड़ा है, तोड़ कैसे हवा में पड़ा हुआ है सर, तो उसको भी बहुत सारी पैकिंग्स के अंदर रखा गया है। वजह ताकि नमी वगैरह, गैसेस वगैरह आसानी तक उस तक
पहुंच ना सके। लेकिन सर गैस एक ऐसी चीज है जिसको रोका जा सकता, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं काफी हद तक। तो हम तो फिर ये करते ही क्यों है, जब रोक नहीं सकते तो काफी हद तक तो रोक सकते हैं ना भाई। अब आपकी तरफ 100 तीर आ रहे हैं लगने के लिए, आपने बोला 100 के 100 खाऊंगा भाई, बोलोगे यार 100 आ रहे हैं तो कम से कम जो बच रहे हैं उनसे तो बचाओ ना। तो ढाल रखेंगे आगे, तो जब ढाल रखी तो इधर वाले तीर बच गए, बाकी कुछ लग गए। भाई समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो कोशिश करेंगे, हम भी अपनी जिंदगी में कोशिश करते हैं अपने आप को, ये नहीं परफेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बेहतर करने की क्या करते हैं। तो जब बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो परफेक्ट नहीं होते। परफेक्ट का मतलब कोई गलती नहीं, परफेक्ट का मतलब, पर ऐसा तो है ही नहीं सर। अगर आप और हम सब परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर हम फरिश्ते और फरिश्तियां बन जाएंगे, और ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन। लेकिन इट इज प्लेस्ड, ये रखा गया है इन द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ